आज हम बताने जा रहे हैं कहानी रवि शास्त्री की। तो शुरू करते हैं। शास्त्री मंगलोरियन वंश के हैं। उनका जन्म बॉम्बे में हुआ था और उन्होंने डॉन बॉस्को हाई स्कूल में पढ़ाई की थी। किशोरावस्था में ही उन्होंने क्रिकेट को गंभीरता से लिया। डॉन बॉस्को माटुंगा के लिए खेलते हुए शास्त्री 1976 के अंतरविद्यालय जाइल्स शील्ड के फाइनल में पहुंचे। अंततः सेंट मैरी से हार गए, जिसके लाइनअप में दो भावी रणजी खिलाड़ी शिशिर हटियांगडी और जिग्नेश संघानी शामिल थे। अगले वर्ष शास्त्री की कप्तानी में डॉन बॉस्को ने 1977 में जाइल्स शील्ड जीती, जो उस स्कूल के इतिहास में पहली बार हुआ। स्कूल में उनके कोच बी.डी. देसाई थे, जो कभी टाटा और दादर यूनियन के खिलाड़ी थे। जबकि डॉन बॉस्को पारंपरिक रूप से स्कूली क्रिकेट में एक प्रमुख शक्ति नहीं था। आर.ए. पोद्दार कॉलेज, जहां शास्त्री ने बाद में वाणिज्य का अध्ययन किया, ने कई अच्छे क्रिकेटरों को जन्म दिया। वसंत अमलादी और विशेष रूप से वी.एस. मार्शल पाटिल शास्त्री के एक क्रिकेटर के रूप में विकास में अभिन्न व्यक्ति थे। जूनियर कॉलेज में अपने आखिरी साल में उन्हें रणजी ट्रॉफी में बॉम्बे टीम का प्रतिनिधित्व करने के लिए चुना गया था। 17 साल और 292 दिन की उम्र में वे बॉम्बे के लिए खेलने वाले सबसे कम उम्र के क्रिकेटर थे। बाद के मैच में पारी की बढ़त शास्त्री का सीजन में 50 से अधिक का एकमात्र अन्य स्कोर जयपुर टेस्ट में पाकिस्तान के खिलाफ विशेष रूप से सुस्त 125 रन था। उन्होंने एक दिवसीय श्रृंखला में मैन ऑफ द डे बनने के लिए पर्याप्त प्रदर्शन किया। पाकिस्तान के खिलाफ पहले एक दिवसीय मैच में उन्होंने पहली बार भारत की कप्तानी की। 50 रन बनाए और 3 विकेट लिए। उन्होंने कलकत्ता में 4 विकेट लिए और हैदराबाद में 2 रोमांचक फिनिश में 69 रन बनाए। बाद में नागपुर में जब भारत का सामना बड़े लक्ष्य से हुआ, तो उन्होंने 40 गेंदों में 52 रन बनाए। 1987 में ग्लैमरगन ने शास्त्री को उनके लिए खेलने के लिए अनुबंधित किया। वे 1991 तक उनके साथ रहे। 1990 में भारत के इंग्लैंड दौरे के कारण ब्रेक के साथ शास्त्री की उपस्थिति ने काउंटी के भाग्य को ज्यादा प्रभावित नहीं किया, जो उन 2 सत्रों में प्रथम श्रेणी तालिका में सबसे नीचे रही। शास्त्री ने 1989 में 1000 रन पूरे किए और मिडिलसेक्स के खिलाफ दोनों पारियों में शतक बनाए। मैच में 49 रन देकर 7 विकेट, 90 रन देकर 11 विकेट का उनका सर्वश्रेष्ठ गेंदबाजी प्रदर्शन 1988 में लंकाशायर के खिलाफ आया, जहां उन्हें उछाल और टर्न मिला और विजडन के अनुसार वे अजेय थे। पंचांग ने पाया कि शास्त्री पहले से ही गेंदबाजी करने से कतराने लगे थे। 1988 ग्लैमरगन के लिए एक दिवसीय मैचों में अब तक का सबसे अच्छा सीजन था। वे संडे लीग में 5वें स्थान पर रहे, 1987 में 14वें स्थान से ऊपर और बेंसन एंड हेजेस कप के सेमीफाइनल में पहुंचे। शास्त्री ने 1988 के संडे लीग मैचों में 14 छक्कों के साथ लीडिंग 6 हिटर का पुरस्कार जीता। वे एमसीसी टीम का हिस्सा थे, जिसने 1987 में लॉर्ड्स में एमसीसी के द्विवार्षिक मैच में शेष विश्व टीम के साथ खेला था। बॉम्बे ने 1993 से 94 के रणजी ट्रॉफी के वेस्ट जोन लीग में सभी 4 मैच जीते, एक बहुत ही दुर्लभ उपलब्धि। बड़े अंतर से टेस्ट खिलाड़ियों के दूर रहने के कारण शास्त्री ने नॉकआउट मैचों में युवा टीम की कप्तानी की। बॉम्बे ने प्री क्वार्टर फाइनल में हरियाणा को एक पारी और 202 रनों से हराया, लेकिन अगले दौर में कर्नाटक के खिलाफ मुश्किल में पड़ गया। 406 के खिलाफ बॉम्बे ने 174 पर अपने पहले 6 विकेट खो दिए। इससे पहले शास्त्री और साईराज बहुतुले ने 6 घंटे में 259 रन जोड़े। शास्त्री का व्यक्तिगत स्कोर 151 रन था। बॉम्बे ने पहली पारी की बढ़त पर जीत हासिल करने के लिए आखिरी दिन का सर्वश्रेष्ठ हिस्सा बचाए रखा। शास्त्री ने इस सीजन में
612 रन बनाए और 15 की औसत से 17 विकेट लिए। बॉम्बे ने रणजी ट्रॉफी जीतने के लिए कम स्कोर वाले फाइनल में बंगाल को हराया। यह 9 साल पहले दिल्ली के खिलाफ प्रसिद्ध जीत के बाद उनकी पहली चैंपियनशिप थी। सितंबर 1994 में सिंगर वर्ल्ड सीरीज को कवर करने के लिए श्रीलंका में रहते हुए शास्त्री ने प्रथम श्रेणी क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की। टेस्ट क्रिकेट में पदार्पण के 18 महीनों के भीतर शास्त्री बल्लेबाजी क्रम में 10वें स्थान से ऊपर उठकर सलामी बल्लेबाज बन गए थे। विजडन ने उनकी पहली श्रृंखला पर टिप्पणी करते हुए लिखा, निचले क्रम में उनकी शांत, समझदारी भरी बल्लेबाजी ने उनके एक उपयोगी ऑलराउंडर के रूप में विकसित होने की संभावना को बढ़ाया और उनकी फील्डिंग भी एक संपत्ति थी। अपने करियर के अंत तक उन्होंने 1 से 10 तक हर स्थान पर बल्लेबाजी की। उनके खुद के अनुसार उन्होंने अपनी बल्लेबाजी के पक्ष में अपनी गेंदबाजी को नज़रअंदाज कर दिया। यह उनके प्रदर्शन में परिलक्षित होता था। हालांकि सीजन ओपनिंग 1981 ईरानी ट्रॉफी में उनके 9 से 101 के आंकड़े लगभग 20 वर्षों तक टूर्नामेंट रिकॉर्ड के रूप में बने रहे। यह नियमित सलामी बल्लेबाज प्रणब रॉय और गुलाम पार्कर की विफलता थी, जिसके कारण शास्त्री को 1982 में इंग्लैंड के खिलाफ ओवल में ओपनिंग करने के लिए भेजा गया था। उन्होंने उस मैच में 66 रन बनाकर खुद को प्रतिष्ठित किया। हाथ की नस में चोट लगने के कारण वे पाकिस्तान में खेले जाने वाले 4 टेस्ट मैचों से बाहर हो गए। कराची में अंतिम टेस्ट में इमरान खान, तब अपने करियर के चरम पर, की तेज गेंदबाजी के खिलाफ उन्हें फिर से ओपनिंग करनी पड़ी। उन्होंने अपना पहला टेस्ट शतक बनाया। बाद में उन्होंने एंटीगुआ में वेस्टइंडीज के खिलाफ एक और शतक बनाया। भारतीय क्रिकेट उनसे इतना प्रभावित हुआ कि उन्होंने सुझाव दिया कि समय मिलने पर वे भारतीय टीम के सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाजों में से एक बन सकते हैं। शास्त्री को 1983 के विश्व कप में अधिकांश महत्वपूर्ण मैचों में खेलने के लिए नहीं चुना गया था। उसी वर्ष बाद में वेस्टइंडीज के खिलाफ सीरीज में उन्होंने फिर से वेस्टइंडीज के दबंग तेज गेंदबाजों के खिलाफ बल्लेबाजी में अपने साहसिक प्रयास से खुद को प्रतिष्ठित किया। अक्टूबर 1984 में भारत ने 6 साल में तीसरी बार पाकिस्तान का दौरा किया। लाहौर टेस्ट में भारत पाकिस्तान के 428 रनों के सामने 156 रनों पर ढेर हो गया और फॉलोन खेला। भारत आखिरी दिन 92 रनों से पिछड़ रहा था और उसके 6 विकेट बचे थे, लेकिन शास्त्री और मोहिंदर अमरनाथ के बीच 5वें विकेट के लिए 126 रनों की साझेदारी ने उसे बचा लिया। शास्त्री ने 71 रन बनाए, जबकि अमरनाथ ने 101 रन बनाए। शास्त्री फैसलाबाद में अगले टेस्ट में और भी सफल रहे, जहां उन्होंने 139 रन बनाए और संदीप पाटिल के साथ 200 रनों की साझेदारी की। इंदिरा गांधी की हत्या के कारण आखिरी टेस्ट और दौरे का शेष भाग रद्द कर दिया गया। इस बात के संकेत पहले से ही थे कि शास्त्री को भविष्य के कप्तान के रूप में तैयार किया जा रहा था। भारतीय कप्तान सुनील गावस्कर अपने करियर के अंतिम पड़ाव पर थे और पिछले सत्र में भारत का नेतृत्व करने वाले कपिल देव से उनकी जगह लेने की उम्मीद थी। शास्त्री अगले दावेदार लग रहे थे। उन्होंने 1984 की शुरुआत में जिम्बाब्वे में यंग इंडिया की अगुवाई की। नवंबर में दौरे पर आई इंग्लिश टीम के खिलाफ उन्होंने भारत की अंडर 25 टीम को पारी की जीत दिलाई। 50 वर्षों में भारत में दौरे के मैच में इंग्लैंड की पहली हार। इसी समय के आसपास शास्त्री ने एक दिवसीय मैचों में नियमित रूप से पारी की शुरुआत करना भी शुरू कर दिया। उन्होंने अक्टूबर में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 102 रन बनाए, एक दिवसीय मैचों में भारत का दूसरा शतक, और दिसंबर में कटक में इंग्लैंड के खिलाफ भी यही स्कोर बनाया। शास्त्री ने 1983 विश्व कप के 2 मैचों में गावस्कर की जगह श्रीकांत के साथ ओपनिंग की थी। तीसरी बार जब उन्होंने कटक में ओपनिंग की थी, तब उन्होंने पहले विकेट के लिए 188 रन का विश्व रिकॉर्ड बनाया था। बाद के सत्र में
इस साझेदारी ने ऑस्ट्रेलिया में डब्ल्यूसीसी में भारतीय जीत की नींव रखी। शास्त्री की सफलता इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट मैचों में भी जारी रही। बॉम्बे टेस्ट में विकेटकीपर सैयद किरमानी के साथ उनकी 235 रन की साझेदारी ने भारत को जीत दिलाई। फैसलाबाद में बनाए गए 139 रन के बाद उनका 142 रन का स्कोर उनका सर्वोच्च स्कोर रहा। कोलकाता में तीसरे टेस्ट में शास्त्री ने 357 गेंदों और 455 मिनट में 111 रन बनाए। हालांकि उनकी पारी बारिश के कारण काफी बाधित रही। मोहम्मद अजहरुद्दीन के साथ उन्होंने पांचवें विकेट के लिए 214 रन जोड़े, जो एक और भारतीय रिकॉर्ड है। जब भारत ने अंतिम दिन देर से दूसरी पारी शुरू की, तो उन्हें ओपनिंग के लिए भेजा गया। इस तरह वे टेस्ट के सभी पांचों दिन बल्लेबाजी करने वाले कुछ बल्लेबाजों में से एक बन गए। शास्त्री ने वेस्ट जोन रणजी मैच में बड़ौदा के खिलाफ बॉम्बे के लिए एक और रिकॉर्ड बनाया। उनका पहला शतक 72 मिनट और 80 गेंदों में आया और इसमें 9 चौके और 4 छक्के शामिल थे। दूसरा शतक सिर्फ 41 मिनट और 43 गेंदों में लगा। उनका 123 गेंद 113 मिनट में 200 रन प्रथम श्रेणी इतिहास का सबसे तेज दोहरा शतक बन गया, जिसने पिछले रिकॉर्ड को 7 मिनट से हरा दिया, और इसमें 13 चौके और 13 छक्के शामिल थे। 6 छक्के बाएं हाथ के स्पिनर तिलक राज के एक ही ओवर में आए। छक्कों की संख्या के मामले में उन्होंने सीके नायडू के 58 साल पुराने भारतीय रिकॉर्ड को बेहतर बनाया, जिन्होंने 1926 से 7 में बॉम्बे जिमखाना में एक दौरे पर आई एमसीसी टीम के खिलाफ 11 छक्के लगाए थे। गुलाम पारकर के साथ शास्त्री की 204 की अधूरी छठी विकेट की साझेदारी, जिन्होंने साझेदारी में केवल 33 का योगदान दिया, केवल 83 मिनट में पूरी हुई। बड़ौदा की दूसरी पारी में शास्त्री ने 4 ओवर में 2 विकेट लिए। डब्ल्यूसीसी की परिकल्पना विक्टोरिया के गठन की 150वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में की गई थी, लेकिन फाइनल में भारत और पाकिस्तान ही शामिल हुए। शास्त्री ने टूर्नामेंट की धीमी शुरुआत की, लेकिन आखिरी 3 मैचों में अर्धशतक जड़े। श्रीकांत ने भी 3 अर्धशतक बनाए और भारत ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ और फाइनल में शतकीय ओपनिंग साझेदारी की। भारत हर मैच में 2 स्पिनरों के साथ उतरा। इससे मदद मिली कि सभी मैच मेलबर्न और सिडनी में खेले गए, जहां टर्निंग ट्रैक और लंबी बाउंड्री है। शिवराम कृष्णन और शास्त्री ने 5 मैचों में मिलकर 18 विकेट लिए। अपने 182 रन और 8 विकेट के लिए शास्त्री को मैन ऑफ द सीरीज चुना गया, जिसे इस टूर्नामेंट में चैंपियन ऑफ चैंपियंस कहा गया। उन्होंने अपने प्रयासों के लिए ऑडी 100 कार जीती। प्रधानमंत्री राजीव गांधी के विशेष आदेश से भारतीय सीमा शुल्क ने इसके आयात पर लगने वाले भारी शुल्क को माफ कर दिया। 2 सप्ताह बाद भारत ने पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया को हराकर शारजाह में रोथमैन कप जीता। पाकिस्तान के खिलाफ जीत विशेष रूप से यादगार थी क्योंकि भारत ने केवल 125 रन का बचाव किया था। शास्त्री और शिवा ने गेंद के साथ अपनी सफल साझेदारी जारी रखी। यह इस टूर्नामेंट के लिए था कि शास्त्री ने पहली बार भारतीय उपकप्तान के रूप में काम किया। गावस्कर ने टूर्नामेंट शुरू होने से पहले डब्ल्यूसीसी के अंत में अपनी कप्तानी से इस्तीफा देने के अपने फैसले की घोषणा की थी। फाइनल से पहले पूर्व ऑस्ट्रेलियाई कप्तान यान चैपल ने सुझाव दिया कि भारतीय क्रिकेट की भलाई के लिए गावस्कर को कप्तान के रूप में जारी रखना चाहिए जब तक कि शास्त्री उनसे पदभार नहीं संभाल लेते। शास्त्री ने 1985 से 86 सीजन में कपिल देव के उपकप्तान के रूप में काम करना जारी रखा। यह सीजन और 1986 का इंग्लैंड दौरा उनके लिए साधारण रहा। ऑस्ट्रेलिया, श्रीलंका और पाकिस्तान ने 1986 से 87 में भारत का दौरा किया। शास्त्री ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मद्रास में टाई टेस्ट में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जिसमें 62 और 48 रन बनाए।
जब भारतीय मध्यक्रम ढह गया और भारत रन रेट से पीछे हो गया, तो ऑफ स्पिनर ग्रेग मैथ्यूज की गेंद पर लगातार लगाए गए उनके 2 छक्के काम आए। बॉम्बे में अंतिम टेस्ट में उन्होंने 121 रन बनाए। जैसा कि आम होता जा रहा था, यह पहले और चौथे गियर में खेला गया। वह अपने अर्धशतक के लिए आखिरी रन के लिए लगभग 30 मिनट तक रुके रहे और 90 के दशक में इससे दोगुना समय लगा। फिर भी उन्होंने 6 छक्के लगाए, जिनमें से 3 शतक पूरा करने के बाद आए। बाएं हाथ के तेज गेंदबाज ब्रूस रीड की गेंद पर लगाया गया बड़ा छक्का, एक क्रॉस बैटेड हीव जो लॉन्गॉन के ऊपर से गया, विशेष रूप से यादगार था। उस समय एक पारी में 6 छक्के एक भारतीय रिकॉर्ड था। लेकिन दिलीप वेंगसरकर ने उन्हें पीछे छोड़ दिया, जिन्होंने उसी पारी में 164 रन बनाए। उन्होंने छठे विकेट के लिए रिकॉर्ड 298 रन जोड़े। 1987 की शुरुआत में उन्होंने 15 मिनट की कोचिंग सीरीज पेश की, जिसका नाम दैट्स क्रिकेट था। इसे रविवार की सुबह राष्ट्रीय चैनल दूरदर्शन पर प्रसारित किया गया। यहाँ तक कि अभिनेत्री अमृता सिंह के साथ संबंध होने की भी अफवाहें थी। भारत ने बेंगलोर में अंतिम टेस्ट मैच हारकर पाकिस्तान के खिलाफ 1986 से 87 की श्रृंखला गंवा दी। कपिल देव की कप्तानी के लिए मीडिया में उनकी काफी आलोचना हुई। चयनकर्ताओं ने 1987 से 88 सत्र की शुरुआत में रिलायंस विश्व कप में उन्हें कप्तान बनाए रखा। शास्त्री रिलायंस कप में बल्ले से विफल रहे, लेकिन उन्होंने एक अन्य बाएं हाथ के स्पिनर मनिंदर सिंह के साथ सफल गेंदबाजी साझेदारी की। भारत अपने ग्रुप में शीर्ष पर रहा, लेकिन सेमीफाइनल में इंग्लैंड से हार गया। कपिल देव को डीप मिडविकेट पर कैच लपकने के लिए अधिक आलोचनाओं का सामना करना पड़ा, जबकि जीत अभी भी संभव थी। इसी समय वेंगसरकर कपिल से पदभार संभालने के लिए सबसे मजबूत उम्मीदवार के रूप में उभरे। उन्होंने 1986 में इंग्लैंड में श्रृंखला से ही बल्ले से शानदार प्रदर्शन किया था। 1987 में नवस्थापित डेलोइट रेटिंग्स, वर्तमान एलजी रेटिंग्स की अग्रदूत, ने उन्हें दुनिया का सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाज माना। भारतीय चयनकर्ता पारंपरिक रूप से टीम के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी को कप्तान बनाने की ओर झुके हैं। इसलिए वेस्टइंडीज के खिलाफ घरेलू सीरीज से पहले कपिल को बर्खास्त कर दिया गया और वेंगसरकर को भारतीय कप्तान बनाया गया। तीसरे टेस्ट में वेंगसरकर के बाएं हाथ में फ्रैक्चर हो गया और शास्त्री ने अपने टेस्ट करियर में पहली बार भारत की कप्तानी की। मद्रास में एक कम तैयार टर्निंग ट्रैक पर भारत ने टॉस जीता और पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। डेब्यू करने वाले नरेंद्र हिरवानी ने 136 रन देकर 16 विकेट लिए और भारत ने 255 रन से जीत हासिल कर सीरीज 1 से बराबर कर ली। इसके अलावा शास्त्री ने बल्ले या गेंद से कुछ खास नहीं किया। वेस्टइंडीज ने 8 एक दिवसीय मैचों में से 7 जीते, उनमें से 6 में वे कप्तान थे। इस बीच वेंगसरकर ने अखबारों में कॉलम लिखने के लिए बीसीसीआई से 6 महीने का प्रतिबंध झेला। इसलिए शास्त्री अप्रैल में शारजाह में 3 देशों के टूर्नामेंट के लिए कप्तान बने रहे। श्रीलंका और न्यूजीलैंड अन्य टीमें थीं और भारत आसानी से जीत गया। भारत ने 1989 की शुरुआत में वेस्टइंडीज का दौरा किया। कुल मिलाकर विफल होने के बावजूद शास्त्री ने सीरीज में दोनों पक्षों की ओर से सर्वश्रेष्ठ पारी खेली। यह ब्रिजटाउन में दूसरे टेस्ट में आया। भारत पहली पारी में 56 रन से पिछड़ रहा था और उसने दूसरी पारी में 63 रन पर 6 विकेट गंवा दिए थे। तीसरे नंबर पर बल्लेबाजी करते हुए शास्त्री 251 रन पर 107 रन बनाकर आउट हुए। अपने करियर के अंत को याद करते हुए उन्होंने इसे अपनी सर्वश्रेष्ठ पारी माना। गेंदबाज मैल्कम मार्शल, कर्टली एम्ब्रोस, कोर्टनी वॉल्श और इयान बिशप थे और पिच भी मुश्किल थी। वापसी के दौरान कई भारतीय खिलाड़ियों ने संयुक्त राज्य अमेरिका में एक प्रदर्शनी मैच में हिस्सा लिया। बीसीसीआई ने खिलाड़ियों को निलंबित कर दिया। हालांकि बाद में निलंबन हटा लिया गया, लेकिन वेंगसरकर को बर्खास्त कर दिया गया।
श्रीकांत नए कप्तान बने और शास्त्री फिर से उप कप्तान। पाकिस्तान में एक उदासीन श्रृंखला के बाद दोनों को 1990 में न्यूजीलैंड दौरे से बाहर कर दिया गया। अजहरुद्दीन ने एक प्रयोगात्मक टीम का नेतृत्व किया, जिसे एक चयनकर्ता ने 90 के दशक की टीम कहा। कुछ ही हफ्तों में इस मुहावरे को मजाक का दर्जा मिल गया। शास्त्री को उस गर्मियों में इंग्लैंड दौरे के लिए उपकप्तान के रूप में वापस बुलाया गया। शास्त्री का करियर 1990 के इंग्लैंड दौरे तक संघर्षपूर्ण रहा, जहां उन्होंने 3 टेस्ट मैचों की श्रृंखला में 2 शतक बनाए। भारत के लिए पारी की शुरुआत करते हुए उन्होंने लॉर्ड्स में इंग्लैंड के विशाल स्कोर के जवाब में 100 रन से शुरुआत की। यह एक कड़ी मेहनत वाली पारी थी और शास्त्री ने कई बार खेला और कई बार चुके, जिसमें से अधिकांश रन उनके सामान्य फ्लिक और नज से आए। अपनी पारी के अंत में वे आक्रामक हो गए। उन्होंने इंग्लिश ऑफ स्पिनर एडी हेमिंग्स के एक ओवर में 2 चौके और एक छक्का लगाकर अपना शतक पूरा किया और तुरंत ही एक और बड़ा हिट लगाने की कोशिश में आउट हो गए। उन्होंने ओवल में 187 रन बनाकर इसे शीर्ष पर पहुंचाया। पत्रकार और कमेंटेटर हर्षा भोगले ने इस पारी का जो वर्णन किया है, वह शास्त्री के कई प्रमुख प्रयासों के लिए सही है। शास्त्री को बल्लेबाजी करते देखना कुतुब मीनार की प्रशंसा करने जैसा है। लंबा, कालातीत, ठोस। आप इसकी खूबियों के लिए प्रशंसा करते हैं, इसकी शैली के लिए नहीं। 9 घंटे और 21 मिनट तक उन्होंने इंग्लैंड के आक्रमण को तराशा और जो मूर्ति उन्होंने पीछे छोड़ी, वह दृढ़ता और शिल्प का प्रतिनिधित्व करती है। हेलमेट के नीचे हमेशा की तरह ही स्थिर, भावहीन चेहरा था, लेकिन आप उनकी आंखों में दृढ़ संकल्प देख सकते थे, क्योंकि वह विकेट पर जमे हुए थे, जड़ से जड़ तक पहुंचे और फल लाए। कभी-कभी बल्ले का संकल्प डगमगाता था, लेकिन मन उसे फिर से सही रास्ते पर ले आता था, लगभग चेतावनी के तौर पर, और बल्ला चौड़ा और सीधा होता जाता था। हो सकता है कि वह कभी गावस्कर न बन पाएं, लेकिन वह कम से कम महान व्यक्ति के गुणों का प्रतिनिधित्व करते हैं। भले ही वह परोक्ष रूप से ही क्यों न हो, यह जानकर भी राहत मिलेगी कि वह कभी अपना विकेट नहीं गंवाएंगे, क्योंकि कोई भी उनकी क्रीज की इतनी कड़ी सुरक्षा नहीं कर सकता। ओवल में पारी के बाद शास्त्री ने भारतीय सत्र के शुरुआती मैच में ईरानी ट्रॉफी में 217 रन का अपना सर्वश्रेष्ठ स्कोर बनाया और श्रीलंका के खिलाफ चंडीगढ़ टेस्ट में बहुत खराब विकेट पर 88 रन का सर्वोच्च स्कोर बनाया। उन्होंने एक सप्ताह बाद एक दिवसीय मैच में उन्हीं विरोधियों के खिलाफ 101 रन बनाए और आखिरी गेंद पर 2 रन बनाकर शतक पूरा किया। अगले साल दक्षिण अफ्रीका की अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में वापसी पर पहली वनडे सीरीज में उन्होंने दिल्ली में 109 रन बनाए, जो उनका चौथा और आखिरी वनडे शतक था। कई दौरे रद्द होने का मतलब था कि भारत इस समय घर पर बहुत कम मैच खेल पाया। 1991 के अंत में भारत ने 5 टेस्ट मैचों की सीरीज के लिए ऑस्ट्रेलिया की यात्रा की, जिसके बाद विश्व कप होना था। चैनल 9 ने इसे इंडियन समर करार दिया। यह सीरीज भारत के लिए एक आपदा थी। उन्होंने 4 टेस्ट मैच हारे और अंपायरिंग विवादों से भरा था, लेकिन इसने शास्त्री और कपिल देव के करियर के अंतिम उत्कर्ष को भी देखा। शास्त्री ने विश्व सीरीज कप के शुरुआती मैच में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 15 रन देकर 5 विकेट लिए। यह उस समय वनडे में किसी भारतीय द्वारा सर्वश्रेष्ठ गेंदबाजी का आंकड़ा था। हालांकि अधिकांश विकेट बेवजह अर्जित किए गए थे। 3 बल्लेबाज लेग साइड बाउंड्री पर कैच आउट हुए और एक अन्य स्टंप आउट हुआ। सिडनी में तीसरे टेस्ट में उन्होंने टेस्ट क्रिकेट में अपना एकमात्र दोहरा शतक बनाया, जो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ किसी भारतीय द्वारा बनाया गया पहला दोहरा शतक था। 60 के दशक में ऑस्ट्रेलियाई लेग स्पिनर शेन वॉर्न ने उन्हें अपनी ही गेंद पर आउट कर दिया था, जो अपना पहला टेस्ट खेल रहे थे। बारिश के कारण लगातार व्यवधान के बीच उन्होंने चौथे दिन जल्दी ही अपना शतक पूरा किया और वॉर्न की गेंद पर छक्का लगाकर 150 रन पूरे किए।
वे आखिरकार 9.5 घंटे के बाद वॉन की गेंद पर थके हुए शॉट का शिकार हो गए और 17 चौकों और 2 छक्कों की मदद से 206 रन बनाकर वॉन के पहले टेस्ट विकेट बने। इसी पारी के दौरान पहली बार घुटने की चोट भी उभरी, जिसने जल्द ही उनके करियर को खत्म कर दिया। भारत इस मैच में 4 तेज गेंदबाजों और बिना किसी नियमित स्पिनर के साथ उतरा था। शास्त्री इस समय तक एक अंशकालिक गेंदबाज से ज्यादा कुछ नहीं थे। अंतिम दिन तक पिच स्पिन लेने लगी थी। शास्त्री ने दूसरी पारी में 4 विकेट लिए और ऑस्ट्रेलिया ने मैच ड्रा करने के लिए समय सीमा को पार कर लिया। भारत एक और स्पिनर के साथ मैच जीत सकता था। सिडनी टेस्ट के बाद डब्ल्यूएससी के बाकी मैच खेले गए। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ दूसरे फाइनल में शास्त्री की घुटने की चोट और गंभीर हो गई। पारी के आखिरी चरण में उन्हें खड़े होकर खेलना पड़ा। कुछ तेज रन बनाने के बाद कवर पर एक अपरिहार्य मिसहिट के कारण यह समाप्त हो गया। वे शेष 2 टेस्ट मैचों में नहीं खेल पाए, जिनमें से दोनों में भारत हार गया। कुछ समय के लिए यह संदिग्ध लग रहा था कि वे विश्व कप खेल पाएंगे, जिसकी मेजबानी ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड कर रहे थे, लेकिन अंतिम समय में उन्हें शामिल कर लिया गया। अपने दूसरे मैच में भारत ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 50 ओवर में जीत के लिए 238 रनों का लक्ष्य रखा। बारिश के कारण लक्ष्य को संशोधित कर 47 ओवर में 236 रन कर दिया गया। शास्त्री ने 25 रन बनाने के लिए 67 गेंदें ली। भारत 1 रन से हार गया। उन्हें हार के लिए दोषी ठहराया गया और टूर्नामेंट के शेष मैचों से बाहर कर दिया गया। अगले सत्र में दक्षिण अफ्रीका ने अपने पहले दौरे के लिए भारत की मेजबानी की। शास्त्री ने सभी 4 टेस्ट मैचों में ओपनिंग की और रन बनाने के लिए संघर्ष किया। एकमात्र उज्ज्वल पक्ष सेंचुरियन पार्क में भारत की एक दिवसीय जीत में 16 गेंदों में 27 रन की नाबाद पारी थी। इस सीरीज के एक दिवसीय मैचों में उन्होंने निचले क्रम में बल्लेबाजी की थी। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ विश्व कप की पारी के संदर्भ में उन्होंने बाद में टिप्पणी की कि एक बार उन्हें पता था कि उनकी वास्तविक भूमिका क्या है। भारत ने दक्षिण अफ्रीका श्रृंखला के तुरंत बाद इंग्लैंड की मेजबानी की। श्रृंखला से पहले घुटने की चोट फिर से उभर आई और शास्त्री को 8 महीने तक क्रिकेट से बाहर रहना पड़ा। उन्होंने फिर कभी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में भारत का प्रतिनिधित्व नहीं किया। 18 मार्च 1990 को शास्त्री ने रितु सिंह से शादी की। उनकी एक बेटी है, जिसका नाम अलेखा शास्त्री है। शादी के 22 साल बाद शास्त्री ने तलाक के लिए अर्जी दी। उन्होंने मार्च 1995 में मुंबई में वर्ल्ड मास्टर्स टूर्नामेंट के साथ एक टीवी कमेंटेटर के रूप में अपनी शुरुआत की। 2003 में उन्होंने शोडिफ वर्ल्डवाइड नामक एक सेलिब्रिटी प्रबंधन कंपनी शुरू करने में सहयोग किया। तब से उन्होंने आईसीसी और बीसीसीआई में अस्थायी आधिकारिक क्षमताओं और यूनिसेफ सद्भावना राजदूत के रूप में काम किया है। उनके कुछ अस्थायी शो जैसे सुपर स्पेल्स अभी भी स्टार स्पोर्ट्स और संबंधित चैनलों पर चलते हैं। उन्होंने और साथी कमेंटेटर सुनील गावस्कर ने अप्रैल 2008 में ईएसपीएन स्टार स्पोर्ट्स के साथ अपने दीर्घकालिक जुड़ाव को समाप्त कर दिया, क्योंकि उन्हें बीसीसीआई द्वारा आकर्षक इंडियन प्रीमियर लीग के लिए कमेंटेटर के रूप में अनुबंधित किया गया था, जिसका प्रसारण प्रतिद्वंद्वी नेटवर्क सोनी मैक्स द्वारा किया जाता था। 2008 शास्त्री के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण रहा, क्योंकि वे 46 वर्ष की आयु में अलेखा के पिता बने। उन्होंने 2007 के बांग्लादेश दौरे के लिए अस्थायी रूप से भारतीय क्रिकेट टीम को कोचिंग दी। उन्हें 2008 के ग्रीष्मकालीन ओलंपिक मशाल रिले के ओमान लेक के लिए सेलिब्रिटी मशालवाहक नामित किया गया था। जुलाई 2017 में पूर्व टीम निदेशक शास्त्री को क्रिकेट सलाहकार समिति (सीएसी) द्वारा राष्ट्रीय टीम के लिए मुख्य कोच नियुक्त किया गया था, जिसमें सौरव गांगुली, सचिन तेंदुलकर और वीवीएस लक्ष्मण शामिल थे। अनुबंध के तहत उन्हें प्रति वर्ष 8 करोड़ रुपए का भुगतान किया जाता है। अपने पूर्ववर्ती अनिल कुंबले से एक
5 करोड़ रुपए अधिक। जैसा कि विश्व कप 2019 चल रहा था, 13 जून को बीसीसीआई ने टूर्नामेंट के 45 दिन बाद शास्त्री के अनुबंध को बढ़ाने की घोषणा की। 16 अगस्त 2019 को उन्हें भारत की सीनियर पुरुष टीम के मुख्य कोच के रूप में फिर से नियुक्त किया गया। उनका नया अनुबंध भारत में 2021 आईसीसी टी20 विश्व कप तक बढ़ा दिया गया। नवंबर 2021 में शास्त्री ने भारतीय राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के कोच के पद से संन्यास ले लिया और लीग के कमिश्नर के रूप में लीजेंड्स लीग क्रिकेट में शामिल हो गए। टोनी डिसूजा द्वारा निर्देशित 2016 में रिलीज हुई बॉलीवुड फिल्म अजहर 90 के दशक और 2000 के अंत में मैच फिक्सिंग घोटालों और इस घोटाले में मोहम्मद अजहरुद्दीन की भूमिका के इर्द गिर्द घूमती है। फिल्म में शास्त्री का किरदार गौतम गुलाटी ने निभाया था। हालांकि फिल्म में शास्त्री के किरदार को काफी नकारात्मक तरीके से पेश किया गया है, क्योंकि इसमें उन्हें एक महिलावादी के रूप में दिखाया गया है। नकारात्मक चित्रण के कारण शास्त्री ने फिल्म के निर्माताओं की आलोचना की और आगे कहा कि उनका फिल्म देखने का कोई इरादा नहीं है। 2021 की भारतीय फिल्म 83, जो भारत की विश्व कप जीत पर आधारित है, में धैर्य करवा ने शास्त्री का किरदार निभाया है। तो यह थी कहानी रवि शास्त्री के जीवन की। तो ऐसी और कहानी के लिए बने रहे हमारे साथ।